बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले जो वीडियो उसमें हमने देखा था सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स को, उसका हमने सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही देखी थी। सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स में ये होता था कि सर्किट ऑलरेडी बना होता है और हमने उसको एनालाइज करना होता है। एनालाइज का मतलब ये है कि उसके हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखने होते हैं। तो सर्किट एनालिसिस टेक्निक के अंदर सबसे पहले जो हमने टेक्निक का नाम लिया था वो थी सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम सर्किट को देख के बता सकते हैं कि हम जो सर्किट बना हुआ है हमें क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी एनालिसिस टेक्निक हैं ये तब ही लगेंगे जब ऑलरेडी एक सर्किट बना हो, तो हम उसको फिर एनालाइज करते हैं, उसके पैरामीटर्स निकालते हैं। सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन पहली टेक्निक थी। उसके बाद जो हमारे पास टेक्निक आएगी वो नोडल एनालिसिस का हमने देखा था कि नोडल एनालिसिस होगा। फिर हमारे पास लूप एनालिसिस होगा। उसके बाद लीनियरिटी और सुपरपोजिशन थ्योरम आ जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। एंड सुपरपोजिशन, लीनियरिटी सुपरपोजिशन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हम देखेंगे इसको एंड पे जब ये टॉपिक के नंबर आएगा। तो अभी जो है हम आज की जो वीडियो है इसमें देखेंगे सर्किट सॉल्यूशंस बाय इंस्पेक्शन। ये भी सर्किट एनालिसिस की टेक्निक है और इंस्पेक्शन ये होता है कि हम उसको एनालाइज करें, उसको उनकी ब्रांचेस के करंट और ब्रांचेस के वोल्टेज को देख लें कि हम किस पैरामीटर से शुरू करेंगे। लेकिन इसके अंदर भी ये होगा, जितना भी सर्किट जिस तरह का भी ये बना हो, जितना भी ये कम्प्लेक्स हो, लेकिन इसके अंदर तो हम पहले लॉ पढ़ चुके हैं। जिस तरह हम ओहम्स लॉ पढ़ चुके हैं जिसको हम कहते थे V इज इक्वल टू आई आर, के किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज दें तो वो उसके अंदर से करंट गुजरता है और वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। वोल्टेज बढ़ा दें करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करें करंट कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये तो हमारे पास था एलिमेंट लॉ। उसके बाद हमने दो लॉज और पढ़े थे जिसके अंदर था KCL किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग अ नोड। कह रहा है कि जितना भी करंट एक नोड में एंटर हो उसका सम और वो इक्वल होता है जितना भी किसी नोड से करंट एग्जिट करे। इसी तरह जो KVL का था उसमें ये था कि किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज राइज इक्वल टू होते हैं उसी लूप के अंदर वोल्टेज फॉल के, कि एक लूप के अंदर हम अगर मूव करें तो जितना भी वोल्टेज राइज करेगा उसका सम और वो इक्वल होगा जितने भी वोल्टेज फॉल करेंगे उसके सम के। तो हम जितना भी एनालिसिस टेक्निक हम जो भी यूज़ करेंगे उसके अंदर ये जो तीन लॉज हैं ये लाजमन हम यूज़ करेंगे। अभी ये भी हो सकता है कि एक सर्किट का ये नहीं ज़रूरी कि उसके अंदर एक ही दफ़ा ओहम्स लॉ लगेगा या एक ही दफ़ा KCL KVL लगेंगे। तो मल्टीपल टाइम्स हम रिपीटेडली ओहम्स लॉ और ये KCL KVL दोनों लॉज को हम यूज़ करेंगे और इन्हें यूज़ करके हम जो है सर्किट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन टेक्निक को यूज़ करने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, उधर से हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन असल में होती किस तरह। और ये बेसिकली है कुछ भी नहीं, ये ऑलरेडी हम पहले करते रहे हैं कि हम देखते थे कि अच्छा किस ब्रांच करंट और ब्रांच वोल्टेज या किस नोड से हम शुरू करें तो हम बाकी के तमाम पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे और उस पे हम उसके हम सारे पैरामीटर्स निकालेंगे एग्जांपल में जो हम सर्किट यूज़ करेंगे। चलिए सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन में हम एज एन एग्जांपल इसको टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये एक सर्किट है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है VS। हमें नहीं पता कि ये वोल्टेज सोर्स VS की क्या वैल्यू है, लेकिन और हमें रेजिस्टेंस जो लगे हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये एक 4 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम, 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर है।
और साथ ये भी हमें पता है कि ये जो 1 एम्पेयर का करंट सोर्स है, ये 1 एम्पेयर का करंट इस नोड के अंदर फ्लो कर रहा है। और उसके साथ हमें ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसके अंदर से 3 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और ये 3 एम्पेयर का करंट डाउनवर्ड्स गुजर रहा है। तो हमने इसको इसके अंदर से हमने वी सोर्स निकालेंगे, हर एक के अंदर से गुजरने वाला करंट निकालेंगे। तो यही वोल्ट ब्रांच करंट और वोल्टेज ही सारे पैरामीटर्स होते हैं इस जो हमने सॉर्ट आउट करने होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी सर्किट को एनालाइज करें, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एक नोड को सिलेक्ट कर लें, जिसको हमने पढ़ा था कि हम उसे कहते थे डेटम नोड। कोई एक सी नोड हमें लेनी पड़ेगी जो हम लेंगे एज अ रेफरेंस, यानी कि उसको लेंगे एज अ डेटम नोड, या उसको हम कहते हैं ग्राउंड नोड। तो वो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जो आपकी वोल्टेज सोर्स है उसकी जो नेगेटिव साइड है, मतलब ये वाली जो लो पोटेंशियल वाली है, आप उसको ग्राउंड ले लें। और मैं इस ग्राउंड को रिप्रेजेंट हम करते थे कुछ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ। कुछ उसको जो डेटम नोड है, हम उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अभी ये जो नोड है, ये मैंने ले ली एज अ रेफरेंस नोड, एज अ ग्राउंड। इसके लिहाज से हम बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। रेफरेंस नोड में बताता चलूँ कुछ इस तरह से होती है कि जब आप फ़र्ज़ करें आपने मल्टीमीटर यूज़ करना और मुख्तलिफ जो नोड्स हैं उनके ऊपर आपने वोल्टेज मेजर करने हैं, तो आप एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे। ये आपने मल्टीमीटर को रखा वोल्ट मीटर पे, एक प्रोब आपने यहाँ पे लगा फिक्स कर देनी है। और आपने जो दूसरी प्रोब है, अगर इधर वोल्टेज मेजर करना है इस नोड पे तो इधर लगा दें। अगर आपने यहाँ पे नहीं करने, आपने यहाँ करने हैं, तो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा दें। तो आपको आपने जिस प्रोब को जिस पॉइंट से प्रोब नहीं उठाई वो आपने एज अ डेटम नोड ली हुई है। आप इस डेटम नोड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की आसानी के लिए जो सा वो हमेशा ग्राउंड नोड ही बेहतर रहती है। एक तुम्हारा काम पहला सबसे सर्किट सोल्यूशन बाय टेक्निक इंस्पेक्शन में ये होगा कि आप सबसे पहले डेटम नोड लेंगे। डेटम नोड के बाद आप जो करंट की डायरेक्शंस हैं उसको सेट करेंगे। अभी आप देखें कि ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब है ये हाई पोटेंशियल है, तो करंट इसके अंदर से इस तरफ को गुजरेगा। जो इस तरफ को गुजरने वाला करंट है, मैं उसके बाद इस नोड में करंट आएगा, ये करंट इस तरफ जाएगा और इसी तरह ये करंट इस तरफ को भी जाएगा। ये हम पहले हमने डेटम नोड ले लेनी है, उसके बाद हम आर्बिट्रेरी खुद से करंट की कुछ डायरेक्शंस रख लेनी है। लेकिन करंट की डायरेक्शंस इस तरह की हों कि वो आपके केसीएल को वायलेट ना करें। अब आपने ये नहीं करना कि इसको मैंने एंटरिंग नोड कर दिया, इसको एग्जिटिंग कर दिया, तो मैं इन दोनों डायरेक्शंस भी नोड की तरफ कर दूं, तो फिर हमारा केसीएल वायलेट हो जाएगा। केसीएल जो है वो भी वायलेट ना हो, केवीएल भी वायलेट ना हो। तो अभी हमने करंट बता दिए कि इसके अंदर से इस डायरेक्शन में हमने रखा करंट इस ऊपर की तरफ, और इधर 4 ओम में हमने लेफ़्ट की तरफ करंट की डायरेक्शन रखी। तो इसके साथ हम जो करंट के इनको वैल्यूज़ दे देते हैं। इसको मैं I1 कह देता हूँ, जो I3 ओम में है। जो 4 ओम है इसको I2 कह देता हूँ। जो 1 ओम है इसको मैं I3 कह देता हूँ। आप कोई से भी नाम रख लें, ये सिर्फ इनके करंट्स के मैंने नाम दे दिए। उसके बाद डेटम नोड रखी, करंट की डायरेक्शन बताई, और तीसरा जो काम हमने करना होता है वो हम नोड्स के नाम रख लेते हैं। अभी ये जो नोड है इसको मैं VA कह देता हूँ, और ये जो मेरे पास नोड है इसको मैं VB कह देता हूँ। अभी ये हमारे पास कंप्लीटली सर्किट जो सा लेबल हो गया। अभी हमने देखना है कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें तो हम बाकी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो निकाल सकते हैं। अभी ये देखें कि ये जो हमारे पास रजिस्टर है 2 ओहम, इसके साथ करंट भी गिवन है। इसका मतलब है मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू IR।
इसके इस रजिस्टर के अलावा मैं कहीं भी यहाँ किसी नोड के वोल्टेजेस भी निकाल सकता, ना कहीं मैं करंट निकाल सकता हूँ। तो इसलिए हमने ये देखा कि हम इस सर्किट को इस 2 ओम की रजिस्टर से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। इधर से हम बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो निकाल सकते हैं। तो मैंने यही सर्किट जोन्स है वो ये एक पेज पे बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मेंशन की, सारा मेंशन कर दिया। ये मेरी नोड्स हैं VA VB I1 I2 I3 और ये 3 एम्पेयर का करंट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 2 ओम के रजिस्टर से। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जो रजिस्टर हैं वो पैसिव कंपोनेंट हैं, तो इनकी जो साइन कन्वेंशन है वो वायलेट ना हो। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं VB माइनस V0 ये डेटम नोड है, ये हमेशा एट ज़ीरो पोटेंशियल होती है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि VB माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट हमारे पास 3 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। VB इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। अभी ये जो VB हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आए हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 वोल्ट हैं। और ये भी पता है कि जो करंट है वो रजिस्टर के अंदर पॉजिटिव साइड से एंटर होता है और दूसरी नेगेटिव साइड से एग्जिट करता है। तो ये जो VB है इसका मतलब है ये एट हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VB हमारे पास आ गए हैं 6 वोल्ट। अभी एक और चीज़ देखें कि इस नोड के अंदर VB जो नोड है इसमें I1 करंट एंटर हो रहा है और इधर से ये करंट आ रहा है 1 एम्पेयर और ये एग्जिट 3 एम्पेयर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि नोड के अंदर करंट एक आ रहा है 1 एम्पेयर और एक I1 आ रहा है, लेकिन इस नोड से 3 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट जो एग्जिट कर रहा है, नोड से निकल रहा है, वो ज़्यादा है और 1 एम्पेयर ये है। तो इसका मतलब है इसका और इसका जो डिफरेंस है वो ये हमारे पास करंट आएगा। तो सिंपल इसको आप कर लें KCL एट नोड VB क्या होगा, एंटरिंग करंट क्या है 1 एम्पेयर प्लस I1 और लीविंग करंट क्या है 3 एम्पेयर। तो इधर से मैं निकाल सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ये जो करंट इसमें एंटर हो रहा है नोड में ये I1 ये अब 2 एम्पेयर आ गया। तो ये 2 एम्पेयर होगा तो ही हमारे पास KCL एट VB नोड VB वो सेटिस्फाई होगा। अभी हमने I1 भी निकाल लिए, उसके बाद VB निकाल लिया है। अभी आप ये देखें कि जो I1 करंट है वो VA से VB की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3 ओम रजिस्टर जो है पैसिव कंपोनेंट है, इसकी जिस तरफ से एंटर हो रहा है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, जिस तरफ से एग्जिट होता है लो पोटेंशियल होता है। इसका मतलब अगर करंट इस तरफ को जा रहा है तो VA एट हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू VB। सो मैं इसको लिखूँगा VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर के अक्रॉस वो इक्वल टू होगा करंट हमारे पास I1 इंटू रजिस्टेंस 3 ओम। ये करंट और ये रेजिस्टेंस दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इधर से इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि VA इज़ इक्वल टू 3I प्लस VB मेरे पास मैंने ऑलरेडी निकाल लिया 6 वोल्ट, तो और I1 मैंने निकाल लिया 2 एम्पेयर। तो मैं इसको लिख देता हूँ VA इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6, 3 इंटू 2 प्लस 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और VA की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास 12 वोल्ट की। अभी जो जो वैल्यूज़ अभी तक हमने निकाल ली हैं इसको मैं इधर एक साइड पे लिख देता हूँ। VB हमने निकाल लिया 6 वोल्ट, I1 हमने निकाल लिया 2 एम्पेयर और VA हमने निकाला अभी 12 वोल्ट। VA हमारे पास 12 वोल्ट आया था।
हमने ये तीन चीज़ें निकाल ली और स्टार्ट हमने किधर से किया था, सिर्फ एक रजिस्टर थे जो कि 2 ओम का था। अभी हमारे पास VA का पोटेंशियल आ गया और हम देख रहे हैं कि 4 ओम में जो करंट गुजर रहा है वो VA से टूवर्ड्स इस नोड के गुजर रहा है और ये नोड कौन सी है, ग्राउंड नोड। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इस रजिस्टर की, जो ये नोड है, उसके बाद ये जो जगह, ये जो पॉइंट्स हैं या इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक तरह से आपस में सारे इकट्ठे ही हैं और इनका जो पोटेंशियल है वो वही है जो हमने ग्राउंड नोड का लिया था। सो मैं इधर से ये कह सकता हूँ VA हाई पोटेंशियल पे है क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है, तो VA माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू I2। वोल्टेज एट A नोड हाई है, माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 4 ओम रेजिस्टेंस इंटू I2 करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो हमारे पास यहाँ से VA की वैल्यू हमने निकाली थी 12 वोल्ट इज इक्वल टू 4I2। इधर से I2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो हमारे पास एक चौथी क्वांटिटी और आ गई, वो ये I2 कि I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 एम्पेयर। सो इसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ कि I2 हमने कैलकुलेट किया है 3 एम्पेयर। अभी तक हमने VB के वोल्टेज निकाल लिए, VB माइनस 0 इंटू 2 इंटू 3 एम्पेयर करके, और I1 हमने निकाला VA, उसके बाद I1 हमने निकाला, KCL लगाया इस पे, ये हमारे पास था, ये हम करंट हमारे पास था, I1 निकल आया। अभी हमारे पास एक क्वांटिटी मिसिंग थी VA, जबकि बाकी हमारे VB भी था, करंट भी था और रेजिस्टेंस भी थी, उधर से हमने VA निकाल लिया। फिर I2 हमने निकाला, VA था, VA माइनस 0 किया, यानी कि ग्राउंड के पोटेंशियल के हिसाब से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो I2 हमारे पास आ गया। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी अभी रह गई I3 को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास I1 है, I2 है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इस पे KCL लगाऊँ इस नोड के ऊपर, तो मैं उधर से I3 निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक क्वांटिटी अननोन होगी, 2 नोन होंगी। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं लगाता हूँ KCL एट नोड A, KCL एट नोड VA। इसके ऊपर जब मैं KCL लगाता हूँ तो KCL में क्या, सम ऑफ एंटरिंग करंट, अभी एंटरिंग करंट क्या है I3 एंटरिंग करंट है, और सम ऑफ लीविंग करंट I1 और I2 लीविंग है, इज इक्वल टू I1 प्लस I1 और I2 की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो मैं I3 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 2 एम्पेयर प्लस I2 की वैल्यू 3 एम्पेयर, सो I3 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ हमने मेंशन करनी होती है, हमने करंट की डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है, आप एज इट इज़ सर्किट को देखें, हम सबसे 3 एम्पेयर फ्लोइंग डाउनवर्ड हम इसको कह देते हैं, और इसी तरह I1 जोन से ए फ्लो राइटवर्ड्स, तो I1 को जोन सा वो हम इसको इसके साथ इस तरह राउंड ब्रैकेट लगा के आप इस तरह से मेंशन करना होता है कि I1 जोन सा वो टूवर्ड्स द राइट फ्लो कर रहे हैं। इसी तरह I2 का आप मेंशन कर दें 3 एम्पेयर है, तो ये टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्लो कर रहा है। अभी I3 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर आया, तो इसके साथ हमने डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो डायरेक्शन के लिए हम कह देते हैं ये अपवर्ड फ्लो कर रहा है। सो I3 की हमारे पास जो करंट आ गई 5 एम्पेयर हमारे पास आ गया और ये फ्लो कर रहा है अपवर्ड। अभी हमारे पास ये पैरामीटर भी आ गए हैं, ये भी है, और इसके वोल्टेजेस और ये भी हमारे पास है। एक आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है, वो इसके सोर्स वोल्टेजेस, ये जो हमारे पास सोर्स वोल्टेजेस हैं वो रह गए हैं। बाकी हमने हर पैरामीटर को हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। सो I3 हमने कैलकुलेट कर लिया, मैं इसको I3 को भी इधर लिख देता हूँ, I3 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर एंड फ्लोइंग अपवर्ड। अभी V सोर्स निकालने के लिए मैं थोड़ा सा सर्किट को देखूँ, तो मेरे पास ये पोटेंशियल है और इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो VS है जो कि अननोन है।
तो इसका मतलब ये हुआ करंट फ्लो कर रहा है सोर्स से इस नोड की तरफ, इस नोड से इस नोड की तरफ। इस नोड पे पोटेंशियल है वी एस यानी कि सोर्स वोल्टेज, इस नोड पे पोटेंशियल है वी ए जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 12 वोल्ट। तो मैं ये कर सकता हूँ वी सोर्स माइनस वी ए यानी कि इस नोड के जो पोटेंशियल है उसको माइनस करो इसमें से, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस 1 ओम रजिस्टर के आ जाएगा। तो इसको करने के लिए I3 को कैलकुलेट करने के बाद V सोर्स माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस रजिस्टर के अक्रॉस। हमेशा याद रखें जो भी करंट है वो फ्लो करेगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर दो नोड्स के दरमियान इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी हमने क्या किया, वी सोर्स माइनस वी ए इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने इधर से निकल आया, इन टू वो किसके इक्वल होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इंटू करंट एक ही बात है। I3 इंटू 1 ओम जो उसकी रेजिस्टेंस थी। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, वी सोर्स अननोन है, वी ए मेरे पास हमने अभी निकाला था, वी ए 12 वोल्ट है इज इक्वल टू I3 मैंने निकाला 5 एम्पेयर इंटू 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा वी सोर्स इज इक्वल टू 5 प्लस 12 सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 17 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो पैरामीटर था ये भी हमने निकाल लिया, वी सोर्स इक्वल टू 17 वोल्ट। हमने स्टार्ट किधर से किया था, हमने स्टार्ट किया था इस सेक्शन से। हमें इसके 2 ओम और 3 ओम पर करंट का पता था। हम इधर से ये हमने क्या, जब हमारे पास सर्किट सामने पड़ा हुआ था हमने देखा कि कौन से पैरामीटर गिवन है और हम किधर से स्टार्ट लेके बाकी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसे भी कहते हैं सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, के मुआयना करके आपने इसका इसको इनके बाकी तमाम पैरामीटर्स को निकालना होता है। फिर हमने जब ये कर लिया उसके बाद वी बी हमारे पास निकल आया, हमारे पास ये करंट था, ये करंट था, उधर से हमने I1 निकाल लिया, फिर हमने वी ए निकाला, फिर इसी वी ए से हमने I2 निकाला, I2 I1 था, I3 निकाल लिया। इसी तरह से I3 था हमारे पास, तो हमने वी सोर्स वी ए इनका डिफरेंस लेके हमने सोर्स वोल्टेजेस निकाल लिए। तो ये चीज़ होती है सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। अभी फॉर टाइम बिंग आपको मैंने जो अभी बात कही थी कि जो करंट है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के की वजह से ही आगे चलता है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। अभी लेट्स पोज फॉर अ वाइल, अभी ये जो पहले हम ये एग्जांपल कर रहे थे ये कंप्लीट हो गई है, उसके सारे पैरामीटर्स निकाल लिए हैं। अभी मैं कहता हूँ वी बी हमने निकाला था, वी बी आई थिंक 6 वोल्ट था, और अभी मैं कहता हूँ कि बाकी सर्किट का सिचुएशन इस तरह की बनी कि जो वी ए है, जो वोल्टेज एट ए नोड हैं वो हमारे पास वो भी 6 वोल्ट आ गए किसी भी वजह से। हो सकता कोई, अब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम है, या मैं ये कह देता हूँ कि इस नोड के ऊपर जो ये नोड बनी वी बी और ये बन गई हमारे पास वी ए, और दोनों के ऊपर मैंने इधर भी 6 वोल्ट दे दिए, इधर भी 6 वोल्ट दे दिए, और मुझे पता था ये 3 ओम का रजिस्टर है। ठीक है जी, तो मैं देखता हूँ इसके अंदर से करंट कितना गुजरेगा। ठीक है, करंट हमेशा गुजरता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मैं फॉर टाइम बिंग अगर मैं कहता हूँ कि वी ए हाई है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको मैं कह देता हूँ I1, 3 इंटू I1। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, वी ए भी 6 वोल्ट, वी बी भी 6 वोल्ट, और 3 इंटू I1, और ये 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू I1। I1 मेरे पास आ गया 0 एम्पेयर। सो जब भी किसी भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के, हमेशा वो पोटेंशियल डिफरेंस पे चलेगा। अगर आप उसके दोनों तरफ एक तरह का पोटेंशियल दे देंगे तो वो उसके अंदर से करंट जोन सा वो कभी नहीं गुजरेगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर आप 6 वोल्ट हैं आप 12 भी दे दें तो भी करंट ज़ीरो है। ठीक है, अगर, और ये आप डायरेक्शन किस तरह बताएंगे जब आपके दोनों नोड इक्वल पोटेंशियल के ऊपर हैं, और ये पैसिव सर्किट है, इसके अंदर तो हमेशा पॉजिटिव से करंट एंटर होना है। जो हाई, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि वो हाई है नोड विद रिस्पेक्ट टू अदर नोड।
तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने देखा सर्किट सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन किया, जिसके अंदर हमने इस सर्किट को देखा था। इस सर्किट के हमने 2 हम से स्टार्ट किया, बाकी सारे सर्किट को एनालाइज किया। तो हमने स्टार्ट लेते हुए ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा ब्रांच है जो जिसके में मोस्टली पैरामीटर्स गिवन हैं और हम उससे आगे फर्दर मूव कर सकें। हमने इसके अंदर सिर्फ KCL KVL ही लगाया, उसके अलावा तो कोई तीसरा लॉ चौथा लॉ नहीं लगा। KCL KVL और ओहम्स लॉ, सिर्फ ये 3 ही लॉ हैं जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। लेकिन इसको जब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले आपने एक डाटम नोड को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद जितने भी आपके करंट और नोड्स हैं उनको आपने मार्क करना होता है, और उसके बाद आप इंस्पेक्शन करेंगे किधर से हम स्टार्ट करेंगे। आपको फिर उधर से लेके आप बाकी सारे सर्किट के पैरामीटर्स निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्किट सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।